Hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir and we are continuing legal terminologies. बेटा आज हमने दो पार्ट्स हमारे रह गए थे। एक हमारा रह गया था रिट पिटीशंस जो थी 5, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चुरी, कोवेरेंटोर, प्रोहिबिशन और पार्डनिंग पावर्स, पार्डन, कम्यूट, रेस्पाइट, रेप्राइव, रेमिशन। ये 10 करने के बाद हम आज लगभग 80 उर्दू लीगल टर्मिनोलॉजीज को करेंगे। उर्दू लीगल टर्मिनोलॉजीज जितनी मैं पढ़ाऊंगा उतनी आर एनफ। अगर उससे आपको एक्स्ट्रा भी कहीं से कुछ मिलता है तो आप कर लीजिए, लेकिन इतना मुझे लगता है कि एनफ है जितना मैं कराने जा रहा हूँ। व्हाट इज हैबियस कॉर्पस? देखिए, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। क्या मतलब होता है? टू प्रोड्यूस द बॉडी। ठीक है जी। The issuance of the writ means an order to the detaining authority or person to physically present the detention present before the court and show the cause of detention so that the court can determine its legality, or otherwise if found illegal the detained person is set free forthwith may be addressed to state or private person। देखिए, सबसे पहली चीज हमने याद रखनी है, हैबियस कॉर्पस जो है वो स्टेट की तरफ भी भेजी जा सकती है और किसी एक प्राइवेट पर्सन की तरफ भी भेजी जा सकती है। अच्छा, यहाँ स्टेट का मतलब क्या है? यहाँ स्टेट का मतलब वही है जो आर्टिकल 12 के अंदर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हैबियस कॉर्पस रिट जो है अगर आर्टिकल 32 के अंदर पढ़ेंगे तो स्टेट का मतलब वही बनता है जो आर्टिकल 12 के अंदर। आर्टिकल 12 के अंदर क्या आ जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब, ठीक है, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अथॉरिटी या फिर कोई अदर अथॉरिटी जो भी उसमें इंक्लूडिंग है। ठीक है, वो किस में आ जाती है? स्टेट के अंदर। ठीक है जी, वो स्टेट के अंदर आ जाती है। प्राइवेट पर्सन, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, आप में, ठीक है, हमारे दोस्त, ठीक है जी, एनी प्राइवेट इंडिविजुअल जो इसमें आ जाता है प्राइवेट पर्सन। ठीक है जी। सबसे पहली बात, स्टेट को दी जा सकती है, प्राइवेट पर्सन को दी जा सकती है। ठीक है जी। उसके बाद अगली बात क्या है, इसका मतलब क्या है? ये कहता है कि आप हेबियस कॉर्पस उस चीज को कह देते हो जिसमें आपको कोई भी कैद शुदा, आपने जिस बंदे को डिटेन किया है, डिटेन किया वो बंदा है, उसको अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट करना है, उसको सामने लाना है। ठीक है, अगर किसी भी इंसान को गलत तरीके से इलीगली डिटेन किया गया हो, ठीक है जी, तो उस पर्सन को जब नमूदार करने के लिए, उसको सामने लाने के लिए, उसको बाहर लाने के लिए जब कोर्ट कोई रिट इशू करता है तो उस रिट का नाम है हेबियस कॉर्पस। ठीक है जी। उस रिट का नाम क्या है? हेबियस कॉर्पस है उस रिट का नाम। फिर उसके बाद आ जाता है मेंडमस। क्या आ जाता है? मेंडमस। मेंडमस मीन्स द ऑर्डर और कमांड। याद रखना, मेंडमस एक कमांड होती है किस चीज के लिए? कोई भी इंसान अगर लॉफुल ड्यूटी नहीं कर रहा, याद रखिए, अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी अथॉरिटी या कोई भी ऑफिसर, ठीक है जी, वो अपनी पब्लिक ड्यूटी, लॉफुल ड्यूटी नहीं कर रहे, मान लीजिए तहसीलदार सब अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, ठीक है जी, बीडीओ सब अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, जब भी कोई भी लीगल अथॉरिटेरियन, ठीक है जी, या ऑफिसर अपनी लीगल ड्यूटी नहीं करते तो उनके खिलाफ एक रिट इशू की जाती है जिसको हम मेंडमस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडमस कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सरशो रेराय। सरशो रेराय। देखिए, मेंडमस में सिर्फ आपने इतनी चीज याद रखनी है कि ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ नहीं भेजी जा सकती, इनके खिलाफ आप रिट इशू नहीं करवा सकते, बाकी ये सबके खिलाफ की जा सकती है। सबको, सबके खिलाफ रिट इशू की जा सकती है, जुडिशियल बॉडीज के खिलाफ भी की जा सकती है कि आप अपना लीगल काम कीजिए, लीगल काम को सरअंजाम कीजिए। सरश्योर राय। और इस सरश्योर राय, सरश्योर राय जो है ये एक रिट है जो इशू करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। किस लिए? टू क्वैश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय द इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और क्वासी जुडिशियल बॉडी। अगर कोई भी लोअर कोर्ट का ऑर्डर पास कर देती है, कोई जजमेंट पास नहीं, जजमेंट नहीं, जजमेंट डिग्री को छोड़िए, ऑर्डर पास कर देती है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को ये कह सकता है कि आप ये
आप ये ऑर्डर जो है क्वैश कर दीजिए। क्वैश कर दीजिए का मतलब खत्म कर दीजिए, इस ऑर्डर को मिटा दीजिए। ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सर्शोरेरा। याद रखना, ये पब्लिक मतलब स्टेट के खिलाफ भी की जा सकती है, प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी की जा सकती है, ऑफिसर अथॉरिटी वगैरह किसी के खिलाफ भी की जा सकती है, जुडिशियल बॉडी के खिलाफ भी। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को भेजती है, तो याद रखना ये जुडिशियल है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी को वारंटो, सॉरी को वारंटो। देखिए, को वारंटो का मतलब क्या होता है? ए रिट issued with a view to restrain a person from holding a civil office which he or she is not entitled to। यहाँ पर टू लिख दीजिए। ठीक है जी। देखिए, आप नकली यूनिफॉर्म पहनते हैं, बन जाते हैं पुलिस वाले, लोगों के साथ करते हैं फ्रॉड, लगाते हैं नाका किसी रोड पे, करते हैं लोगों के नकली चालान। ठीक है जी। चालान करने के बाद लोगों से डॉक्यूमेंट भी ले लेते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, चले जाते हैं। ठीक है। और अवाम में से किसी को पता चल गया कि आपने कौन सा मतलब आप नकली हैं, डुप्लीकेट हैं, आपने ऐसे ऑफिस होल्ड करके रखा है, हालांकि आप वो ऑफिसर नहीं है, तो फिर आपके खिलाफ कौन सी रिट इशू की जाएगी? को वारंटो की। ठीक है जी। को वारंटो की रिट में आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसा ऑफिस होल्ड किया जो आपका है ही नहीं। या आप किसी ऑफिस में एज ए क्लर्क जॉब करते हैं। ठीक है, आपकी ड्यूटी है कि एज क्लरिकल जॉब करनी। अब आपके मान लीजिए तहसीलदार साहब आपके ऑफिसर हैं, ऑफिसर साहब छुट्टी पे चले जाते हैं, आप उठते हैं, उनकी मोहरें उठाते हैं, लगाते हैं। ठीक है जी। और लोगों को एंजॉय करवाते हैं आप। ठीक है, लोगों को फेक डॉक्यूमेंट्स देते हैं, सब कुछ होता है। तो आपने कौन सा जुर्म कर दिया? आपने फ्रॉड का जुर्म कर दिया है ना, आपने फ्रॉड किया लोगों के साथ, तो आपके खिलाफ ये रिट इशू की जाएगी, कोवर्नेट। ठीक है। फिर आ जाता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन लफ्ज से ही पता चलता है रोकना, किसी काम से रोकना। ए रिट इशूड बाय ए हायर कोर्ट कमांडिंग एन इंफीरियर कोर्ट और क्वासी जुडिशियल बॉडी टू रिमेन लिमिटेड विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। जब भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर देती है, जब भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर देती है कि आपकी जो जुरिस्डिक्शन है, जो आपकी लोकल एरिया जुरिस्डिक्शन है, मैं समझा चुका हूँ जुरिस्डिक्शन किसको कहते हैं, हदूद, हद, जिस हद के अंदर आप काम करते हैं, जिस जहां तक आपकी लिमिट है या हद है काम करने की। जब भी हायर कोर्ट को लगता है कि कोई भी लोअर कोर्ट अपनी हद से बाहर जाकर काम कर रहा है, मान लीजिए एक कोर्ट की हद है कि वो 10 करोड़ का केस सुन सकती है, तो उस कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ली 20 करोड़ के केस की, हद से बाहर गया, तो हाई कोर्ट से आप जाकर रिट इशू करवा सकते हैं कि ये कोर्ट जो है कॉग्निजेंस ले नहीं सकता। ठीक है। मान लीजिए एक कोर्ट है पुंछ का, और वो जम्मू के कोई किसी केस को देख रहा है, नहीं ले सकता, आप रिट इशू करा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाती है पार्डनिंग पावर। कौन सी रिट इशू करा सकते हैं? प्रोहिबिशन की रिट। प्रोहिबिशन की रिट में हायर कोर्ट लोअर कोर्ट कह सकता है कि भैया आप अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर मत जाइए, आप अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर मत जाइए, मत अपनी अपनी हद, अपनी हदूद से, अपनी लिमिट से बाहर जाकर किसी की केस को मत सुनिए। उसके बाद आ जाता है पार्डन, पार्डनिंग पावर्स। ये पार्डनिंग पावर्स किस किस के पास होती है? गवर्नर के पास भी होती है, प्रेसिडेंट के पास भी होती है। याद रखना, पार्डनिंग पावर्स 5 तरीके की होती है। कौन कौन सी? पहला आ गया पार्डन, इट नलिफाइज द सेंटेंस एज वेल एज द कन्विक्शन। मतलब पूरे तरीके से किसी सजा को माफ कर देना। सीधा सीधा उसका मतलब क्या आ जाता है? पार्डन। उसको क्या कहते हैं? पार्डन कर देना, किसी भी सजा को बिल्कुल क्लियरली खत्म कर देना, किसी भी सजा को क्लियरली खत्म कर देना, किसी भी कन्विक्शन को क्लियरली खत्म कर देना। ठीक है जी। और किसी भी इंसान को बिल्कुल फ्री कर देना। मान लीजिए डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पर क्या आ गया? देखिए, जब भी आ, आप कोई जुर्म करते हैं, ठीक है, तो आपको जेल में डाला जाता है। जब वापस निकलते हैं तो आप पर कुछ लिमिटेशंस लगती हैं कि आपका रिकॉर्ड खराब हो गया होता है, आप नौकरी में नहीं जा सकते। ठीक है, आपका रिकॉर्ड खराब हो जाता है तो आप फॉरेन नहीं जा सकते, कुछ लिमिटेशंस लग जाती है जब आपने कोई जुर्म किया होता है। तो मान लीजिए ऐसी आपकी आपकी किसी जुर्म में आप फंसे, ठीक है जी, आपको सजा हो गई। ठीक है, सजा होने के बाद आप आपको जब आपने प्रेसिडेंट से आपने रिक्वेस्ट की, प्रेसिडेंट ने आपने सारी आपकी सजाएं
माफ कर दी, तो उस वक्त जो आपके वो डिस्क्वालिफिकेशन होंगी, मतलब नौकरी में ना लगने की, फॉरेन ना जाने की, तो प्रेसिडेंट चाहे तो आपकी ये डिस्क्वालिफिकेशन को भी खत्म कर सकता है, आपकी पनिशमेंट को तो क्लियरली पेनल्टीज को भी खत्म कर सकता है, लेकिन आपकी डिस्क्वालिफिकेशन को भी प्रेसिडेंट खत्म करेंगे। इसको हम कहते हैं पार्डन, सबसे बड़ी पावर है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कम्यूट। कम्यूट का मतलब क्या होता है, एक तरीके की सजा को दूसरे तरीके की सजा में तब्दील कर देना। इसका मतलब क्या आ गया, एक तरीके की सजा को दूसरे तरीके की सजा में तब्दील कर देना। इसका मतलब आ जाता है, मतलब क्या हो गया इस बात का, मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपको 10 साल की सजा हुई और आपको 10 साल की खतरनाक वाली सजा हुई, कि मतलब आपने 10 साल जेल में जाकर पत्थर तोड़ने हैं, ठीक है जी, आपने क्या करने, 10 साल जेल में जाकर पत्थर तोड़ने हैं। तो आपकी इस सजा के नेचर को बदलकर ये कर दिया जाएगा कि आपने 10 साल जेल में जाना है, लेकिन पत्थर नहीं तोड़ने, बस सोए सोए रहना है, जेल के अंदर रहना है, इसमें हार्श काम नहीं करना है, मतलब मोर डेंजरस सजा नहीं मिलेगी आपको सिंपली जेल में रहना है 10 साल। क्योंकि हम देखते हैं ना कि जेल में भेजा जाता है, जेल में खतरनाक काम करवाए जाते हैं, पत्थर तोड़वाए जाते हैं, मजदूरी करवाई जाती है, मतलब बड़े रिग्रेस काम कराए जाते हैं, ठीक है जी। हम उसको कहते हैं रिग्रेस पनिशमेंट, मतलब थोड़ी हार्ड पनिशमेंट, 10 साल की कैद लेकिन उसमें थोड़ी सी हार्डनेस। आपको रेत में काम कराया जाएगा, खुले आसमान के नीचे धूप में काम कराया जाएगा, वो होता है 10 years ऑफ रिग्रेस पनिशमेंट, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि आपको 10 साल सिंपली जेल में रहना है, कोई काम नहीं करना, कोई मजदूरी नहीं करनी, इसका मतलब क्या हो गया, आपको 10 साल की एक सिंपल सजा मिलेगी, ठीक है जी। तो ये कम्यूटेशन के द्वारा किया जा सकता है। अगर आपको रिग्रेस पनिशमेंट 10 साल की मिली हो, तो प्रेसिडेंट या गवर्नर आपको 10 साल की नॉर्मल सजा सुना सकते हैं, इसको हम कहते हैं कम्यूटेशन, कम्यूट करना। फिर आता है रेमिशन। रेमिशन का मतलब ये होता है रिड्यूस करना, रेमिशन का मतलब ये होता है रिडक्ट करना, रिड्यूस करना, ठीक है जी। ठीक है जी, सजा को कम करना, ठीक है, और उसका नेचर भी बदलना। अगर नेचर इन द सेंस, वही मैंने आपको बताया, हार्श पनिशमेंट को सिंपल पनिशमेंट में किया जा सकता है, ठीक है। नेचर बदला भी जा सकता है, नहीं भी बदला जा सकता है, वो आप वो मतलब रिमिशन करने वाले की मर्जी है, गवर्नर या प्रेसिडेंट की मर्जी है, लेकिन आपकी सजा को कम किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है रेप्राइव। रेप्राइव का मतलब क्या होता है, किसी भी सजा को रोक देना। रोक देना इन द सेंस कि मतलब कुछ टाइम के लिए रोक देना। देखिए, मान लीजिए एक लेडी है, उसको सजाए मौत सुनाई गई है, लेकिन वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है। अब मुझे बताइए, उस बच्चे का क्या गुनाह, उसने दुनिया देखी भी नहीं। तो अगर हम उस लेडी को फांसी देंगे तो वो बच्चा भी जाया हो जाएगा, उसकी भी डेथ हो जाएगी, खुदा न खास्ता। इस मामले में कोर्ट कहता है कि अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर, या इसको तो कोर्ट भी दे सकते, तो यहाँ पर आपको रिप्राइव, जो रिप्राइव पावर है प्रेसिडेंट या गवर्नर की, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। आपकी सजा तब तक रोकी जाएगी जब तक आपकी वो प्रेगनेंसी खत्म ना हो जाए, बच्चा जन्म ना ले ले, उसके बाद आपको फांसी दी जा सकती है, या उसके बाद भी रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि बच्चे को फीडिंग सोर्स कोई नहीं होगा तो उसके बाद भी मिल सकती है, ठीक है जी। तो मतलब क्या होता है, किसी भी सजा को स्टे करना, ठीक है जी। रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब क्या होता है, रिस्पाइट का मतलब होता है, मान लीजिए कोई इंसान फिजिकली ठीक नहीं है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, और यहाँ पे सजा को मतलब लाइटर सजा देना, यहाँ पर रिस्पाइट का मतलब क्या होता है कि आपको थोड़ी लाइटर सजा दी जाती है। वही मैंने कहा, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हार्श पनिशमेंट हो सकती है आपकी, जेल में रिग्रेस पनिशमेंट दी जा सकती है आपको, है ना, जेल के अंदर पत्थर वगैरह तुड़वाए जा सकते हैं। तो अगर कोई बंदा है जो फिजिकली वेल नहीं है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, या उसको बीपी तेज हो जाता है, ठीक है, या कोई भी मसला हो सकता है, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है जो खतरनाक काम नहीं कर सकती, अगर उसको कोर्ट ने कोई खतरनाक काम वाली सजा सुनाई होगी, ठीक है, मान लीजिए 2 साल की सजा सुनाई हो, कहा कि 2 साल लगातार जेल में पत्थर तोड़ेगा, या 2 साल लगातार वुमेन जो है जेल में पूरे 4 के 4 टाइम का खाना बनाया करेगी, चाहे बीमार हो जो मर्जी हो,
सॉरी बीमार हो जाओ मतलब 4 टाइम खाना बनाया करेगी जेल में। ऑब्वियसली एक प्रेग्नेंट वुमेन 4 टाइम का तो मतलब 200-250 बंदे होते हैं जेल, एक एक जेल में, तो उनको खाना बना नहीं सकती एक प्रेग्नेंट लेडी। या फिर कोई हार्ट का पेशेंट है, वो पत्थर तोड़ेगा, दो दो बार हैमर मारेगा तो उसका तो हार्ट ही फेल हो जाना है। तो अगर किसी को फिजिकल प्रॉब्लम आ जाती है जेल के अंदर, तो अगर इनिशियली कोर्ट ने उसको कोई खतरनाक पनिशमेंट दी होती है, तो इस रिस्पाइट वाले मीडियम के जरिए वो अपनी पनिशमेंट को लेस सीवियर करा सकता है। लेस सीवियर मतलब कम खतरनाक करा सकता है, मतलब सिंपल करा सकता है। ठीक है जी। अब आ जाता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट उर्दू लीगल टर्मिनोलॉजीज। मैंने लगभग 70-80 टर्मिनोलॉजीज कवर की हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मिले इंपॉर्टेंट लगे तो आप करिएगा। ठीक है जी। प्लेन, प्लेन का मतलब होता है अर्जी। इसको इसको अर्जी भी कहते हैं, इसको दावा अर्जी भी कहते हैं, इसको दावा अर्जी भी कहा जाता है, दावा अर्जी भी कहा जाता है। ठीक है जी, दावा अर्जी भी कहा जाता है। ठीक है जी। प्लेंटिफ, प्लेंटिफ को मुद्दई कहते हैं। प्लेंटिफ को क्या कहते हैं? मुद्दई कहते हैं। डिफेंडेंट को क्या कहते हैं? मुद्दई अलैह। वो ये इधर का इधर हो गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उर्दू वाला। मुद्दई अलैह भी कहते हैं। ठीक है जी। मुद्दई अलैह भी कहते हैं। ठीक है जी। मुद्दई अलैह भी कहा जाता है। ठीक है जी। ये दोनों नाम है इसके। काट दीजिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। मुद्दई अलैह। ठीक है जी। मुद्दई अलैह कहते हैं किसको? डिफेंडेंट को। सूट, सूट कहते हैं दावा को, दावा। ठीक है जी। सूट को क्या कहते हैं? दावा। ये आपको पीडीएफ भी मिल ही जाएगी, तो पीडीएफ में उसको एडिट कर लूंगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है रिटर्न स्टेटमेंट। इसको कहते हैं जवाब दावा, जवाब दावा भी कहते हैं इसको, जवाबी दावा भी कहते हैं। ठीक है जी। जवाब दावा कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट को। एफिडेविट, बयान हल्फी, बयान हल्फी किसको कहते हैं? एफिडेविट को। अमेंडमेंट, तरमीम, हम कहते हैं ना, हमने सुना था खबरों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, है ना? तो सिटीजन को क्या कहते हैं? सुकूनती, है ना? सिटीजन को सुकूनती कहते हैं, हाँ सुकूनती कह सकते हैं। तो हम कहते थे सिटीजन तरमीमी बिल। ठीक है। तो वो तरमीम का मतलब होता है अमेंडमेंट। ठीक है, तरमीम, अमेंडमेंट। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन बातचीत, नेगोशिएशन, मीडिएशन, मैंने आपको समझाया था। इसको सालिसी कहते हैं, सालिसी, सालिसी। ठीक है जी। बेल बॉन्ड, मेरे ख्याल से मैं ज्यादा तबाही कर रहा हूँ बोर्ड की, बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती होगी। इसको दावा यहाँ तो हो गई होगा। ओके जी। बेल बॉन्ड, मचलका जिम्नी, जामनी। ठीक है, मचलका जामनी। ठीक है, यहाँ जामनी मचलका भी कहते हैं उसको, जामनी मचलका। ठीक है जी। जामनी मचलका भी इसको कहते हैं। ठीक है जी। बेल बॉन्ड, जिसके बदले में आपकी जमानत होती है, बेल होती है। ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन, बिनाए नालिश। कॉज ऑफ एक्शन मतलब जिसकी वजह से कोई क्राइम हुआ हो, कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है। बिनाए नालिश कहते हैं इसको। केस डायरी जिमनी, जो कोर्ट में केस डायरी होती है जिसपे इंडेक्स होता है केसेस का, में लिखा जाता होता है कि इतने क्रिमिनल केस हैं, इतने सिविल केस हैं, सिविल केस में ये मसला है, क्रिमिनल केस में ये वर्सेस ये वर्सेस ये वर्सेस ये। ठीक है। क्रिमिनल केस में, सिविल केस में ये वर्सेस ये वर्सेस ये वर्सेस ये। ठीक है जी। वो उसको जिस पे लिखा जाता है रजिस्टर कहते हैं केस डायरीज। ठीक है जी। कैंसिलेशन, कैंसिलेशन मनसूख, कैंसिलेशन का मतलब क्या होता है? मनसूख करना, कग्निजेबल ऑफेंस। काबिल दस्त अंदाज, कग्निजेबल ऑफेंस को क्या कहते हैं? काबिले दस्त अंदाजी जुर्म।
हाँ, कग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। कग्निजेबल का मतलब होता है काबिले दस्तंदाजी, ऑफेंस का मतलब हो गया जुर्म, ठीक है। काबिले दस्तंदाजी जुर्म, जुर्म काबिले दस्तंदाजी भी आप कह सकते हैं, जुर्म, जुर्म काबिले दस्तंदाजी, ठीक है जी। सिविल, दीवानी, हम कहते हैं दीवानी केसेस है, तो कौन से केसेस होते हैं, सिविल केसेस होते हैं। चार्ज, चार्ज क्या होता है, थोड़ा साफ हो गया, चार्ज क्या होता है, फर्द जुर्म, जुर्म फर्द नहीं है, इसको हटिए, ये फर्द जुर्म है, फर्द जुर्म मतलब आपके ऊपर जो चार्ज लगाया गया, एलिगेशन लगाया गया, ये क्रिमिनल लॉ में होता है, ठीक है। क्रिमिनल लॉ में होता है, क्रिमिनल लॉ का मतलब नहीं है फर्द जुर्म, ठीक है। फर्द जुर्म क्रिमिनल लॉ का मतलब नहीं है, चार्ज का मतलब है फर्द जुर्म। कहते हैं ना जुर्म का आयद होना, फर्द जुर्म, तो वो चार्ज होता है। सर्टिफ चार्ज क्या होता है, पढ़ा चुका हूँ, सर्टिफाइड कॉपी। नकल मुसद्दिका या फिर मुसद्दिका नकल कहते हैं इसको, ठीक है। मुसद्दिका नकल, मुसद्दिका नकल, ये नकल आगे लिख लीजिए, उल्टा लिखा हुआ है। मुसद्दिका नकल, मीम सूद दाल काफे का, मुसद्दिका नकल, नून का मुसद्दिका नकल, ठीक है। मुसद्दिका नकल, यहाँ पे उल्टा लिखा फहरिस्त पेशी। कॉज लिस्ट को क्या कहते हैं, फहरिस्त पेशी, क्या कहते हैं, फे हे रे सीन दे दे शी शी, फहरिस्त पेशी। चलो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, आप पढ़ लीजिए। कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, इस्तिगासा, इस्तिगासा इंपॉर्टेंट है, या आ सकता है, पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिमनी भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मनसूख कैंसिलेशन, फर्ज जुर्म भी इंपॉर्टेंट है, दीवानी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद आ जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत। तौहीन अदालत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तौहीन अदालत, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, जिर्रा, जीम रे है, जिर्रा, जिर्रा मतलब बहस, जिर्रा कहते हैं इसको, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट, मायदा, कोई भी मायदा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको मायदा कहते हैं, ठीक है जी। कन्फेशन, इकबाल जुर्म मतलब जुर्म कबूल करना, इकबाल, यहाँ इकबाल है, नाम है यहाँ पर, इकबाल जुर्म, ठीक है। इकबाल जुर्म मतलब जुर्म कबूल करना, इकबाल जुर्म, ठीक है जी। फिर उसके बाद जाता है कंपनसेशन फॉर हर्ट। कंपनसेशन फॉर हर्ट, इसको कहते हैं अर्श, क्या कहते हैं, अर्श। जब हम किसी को मतलब हर्ट करते हैं, मतलब किसी को मारा, कुछ भी किया, तो हमने उसको जो कंपनसेशन दी उसको हमने क्या कह दिया, अर्श कह दिया। कॉम्प्रोमाइज डीड, राजीनामा, कहते हैं ना कि हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो अब फिर हम एक वो लिखते हैं ना, पंचायतनामा लिखते हैं, फिर कोई भी मतलब कॉम्प्रोमाइज लिखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं उर्दू में, उसको कहते हैं राजीनामा, ठीक है। कस्टडी, कस्टडी को कहते हैं तहवील या हिजानत, पुलिस कस्टडी, तो पुलिस तहवील या हिजानत। क्रिमिनल इंटीमेशन, इंटीमिडेशन, क्रिमिनल इंटीमिडेशन क्या होता है, मैंने पढ़ा दिया है, तखफीफ मुजरिमाना, मतलब आप क्रिमिनल माइंड था, मतलब क्रिमिनल इंटीमिडेशन का मतलब होता है कि आपका, आपकी मेंसरिया था, मेंटल, आपकी मेंटालिटी ऐसी थी कि आपने जुर्म करना है, आपने मतलब आपकी सोच, मुजरिमाना सोच, ठीक है जी। तखवीफ मुजरिमाना, ठीक है, इसको तखवीफ मुजरिमाना कहते हैं। क्रिमिनल अबेटमेंट, आनियत मुजरिमाना, उकसाना भी कहते हैं इसको, ठीक है। जुर्म के लिए किसी को उकसाना, ठीक है। मुजरिमाना, आनियत इसको कहते हैं, आनियत मुजरिमाना इसको कहते हैं। और किसी, इसको हम ऐसे सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, जुर्म के लिए किसी को उकसाना, ये मैंने पढ़ा दिया आपको, अबेटमेंट तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ, क्रिमिनल, क्रिमिनल अबेटमेंट क्या होता है, किसी को उकसाना को जुर्म करने के लिए। क्रिमिनल, जैसे अभी हमने सिविल पढ़ा, सिविल केसेस या सिविल साइड, तो उसको हम क्या कहते हैं, दीवानी। तो क्रिमिनल केसेस या क्रिमिनल साइड को हम क्या कहते हैं, फौजदारी कहते हैं, क्या कहते हैं, फौजदारी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है,
इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कन्फेशन इंपॉर्टेंट है, मुआहिदा इंपॉर्टेंट है, क्रॉस एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो है। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशन, आइन या दस्तूर, ठीक है जी, दस्तूर या आइन कहते हैं इसको, आइन आइन। अगर आपको नहीं समझ आता है तो दोबारा से सुनिएगा, लफ्ज अच्छे से याद कर लीजिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ इनकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी है, इंग्लिश में लिखते हो प्रोनाउंसिएशन चेंज भी हो सकती है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए अच्छे से सुनना, ठीक है। डिस्प्यूटेड है, मुतदाविया, मुतदाविया मतलब जिसपे कोई डिस्प्यूट हो, डिस्प्यूट को क्या कहते हैं, मुतदाविया, मुता, अब ऐसे पढ़ लीजिए, मुता, दाल आइन जबरता, वाव, यहाँ पे तजदीद डाल दीजिए, ठीक है जी, मुतदाविया, ठीक है, मुतदाविया कहते हैं इसको। डिस्क्रिशन का मतलब क्या हो गया, सवाबदीद, सवाब, सुअद वाव अलिफ बे सवाब, दाल ये दाल दीद एक साथ पढ़िए, सवाबदीद, डिस्क्रिशन मतलब आपकी कहाँ तक हद है। डिफेमेशन, हद तक इज्जत, इसको हद तक इज्जत, हद तक नहीं कहते हैं इसको, इसको हद तक इज्जत कहते हैं। हे ते की हद तक इज्जत, ये आगे पीछे लिख दिया है, ते की हद तक इज्जत, हद तक इज्जत कहते हैं इसको, ठीक है। डिफेमेशन, इसको गाली गलौज कर देना। डिसीज्ड, मुतवफी मतलब जो गुजर गया, जो जिसकी डेथ होगी उसको हम क्या कहते हैं, मुतवफी, डिसीज्ड, डिसीज्ड, डिसीज्ड कहते हैं उसको, ठीक है जी। डिसीज्ड का मतलब मुतवफी। डैमेजेस, हर्जाना। डेली डायरी, रोजनामचा, एग्जाम रोजनामचा आप पुलिस की लैंग्वेज में सुनते हैं, पुलिस वाले अक्सर बोलते रहते हैं रोजनामचा रोजनामचा। तो उसके बाद आ जाता है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, बयान इब्तदाई, एग्जामिनेशन इन चीफ को क्या कहते हैं, बयान, बयान इब्तदाई कहते हैं। एक्स पार्टी, एक तरफा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ एक्स पार्टी क्या होता है। एग्जीक्यूशन, इजरा, एग्जेम्पशन, मुस्तस्ना कहते हैं इसको, मुस्तस्ना, यहाँ पर खड़ा एक अलिफ डाल दीजिए ऊपर, उर्दू में जब मुस्तस्ना पढ़ते हैं तो ये के ऊपर ऐसे डालते हैं एक अलिफ सा, ऐसे डालते हैं अलिफ, ठीक है, इसको मुस्तस्ना पढ़ते हैं। डवर, हक महर, ठीक है जी। डाइवोर्स, तलाक। प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, स्टे, याद रखना स्टे जो मैंने आपको पढ़ाया था। हुक्म इम्तनाई हिदायती, इसको क्या बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्रोहिबिटरी इंजंक्शन को। हुक्म इम्तनाई हिदायती, हुक्म इम्तनाई हिदायती, याद रखना अच्छे से। इंजंक्शन, इंजंक्शन पढ़ाया मैंने, स्टे को कहते हैं, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन क्या होता है ये भी पढ़ाया है, इसको हुक्म इम्तनाई कहते हैं। हाई कोर्ट, अदालत आलिया, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। गार्डियनशिप, वलायत, वालियत नहीं है, ये वलायत होता है, लिखो वाव लाम अलिफ ला, ये थे ये वलायत, ठीक है जी, इसको विलायत कहते हैं। एफ आई आर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट, इब्तदाई इतलाई, इब्तदाई का स्टार्टिंग, इतलाई इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट रिपोर्ट, इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट। सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कॉपी। मुसद्दिका नकल, मुसद्दका नकल कहते हैं सर्टिफाइड कॉपी को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये डाइवोर्स का इंपॉर्टेंट, हस्बैंड भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मुस्तस्ना भी, इजरा भी, एक्स पार्टी भी, एग्जामिनेशन चीफ भी, ये तो सारी इंपॉर्टेंट है। खैर मैंने लिखी वही है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉज लिस्ट, फहरिस्त पेशी, फहरिस्त पेशी किसको कहते हैं, कॉज लिस्ट को कहते हैं, ठीक है जी। इश्यूज, रीजन, किसी भी केस का कोई रीजन क्या है, इशू क्या है, उसको क्या कहते हैं, तनकीहात, उसको क्या कहते हैं, तनकीहात कहते हैं, ठीक है जी, क्या कहते हैं, तनकीहात कहते हैं, इसको साफ कर देता हूँ, ये थोड़ा सा उर्दू वाली टर्म क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं, तनकीहात। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको पहले कहा हुआ कि टेलीग्राम मेरा है, मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां आप जाइए और आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी इजीली, 1 to 15 सारी, तो टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और डू फॉलो माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट शौकत
मीर करके, ठीक है जी। और उसके बाद टेलीग्राम भी इसी नाम से शौकत मीर 01 करके है, कुछ ऐसे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो है ना उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है जी। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या हो गया? मालियाती इख्तियारी सामान समात, मालियाती, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, मालियाती इख्तियारी, यहाँ पर ये डालना था और यहाँ पर ये अलग अलग करना था। मालियाती इख्तियारी समात, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। मालियाती मतलब ये होता है पैसा, विद रिलेटेड टू पैसा, और विद रिलेटेड मतलब एसेट, जो भी मतलब पैसे के रिलेटेड होता है मालियाती। मालियाती इख्तियारी हो गया, मतलब क्या इख्तियार है आपका, कितनी जुरिस्डिक्शन है आपकी, ठीक है। समात, ठीक है जी। मालियाती इख्तियारी समात, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका जुरिस्डिक्शन, समात, दायरा इख्तियार, दायरा, ये यहाँ पर ये है, ये अलिफ अलग है, मतलब ऐसे। दायरा इख्तियार, दायरा इख्तियार, ठीक है जी। जुरिस्डिक्शन। जजमेंट डेप्टर को क्या कहते हैं? डिग्री मुदय्युन, मुदय्युन मुदय्युन, डिग्री मुदय्युन कहते हैं इसको, ठीक है जी। इश्यूज क्या होंगे? तनकीहात, तनकीहात, तनकीद जो होती है उसको इशू कहते हैं, ठीक है। इशू क्या हो गया? तनकीहात। प्रेयर, मुझे लगता है इशू वाला डबल हो गया है, एक मिनट। हाँ ये भी है इशू वाला, तनकीहात। कॉज लिस्ट भी डबल हो गया मेरे अंदाजे से। कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये कॉज लिस्ट भी डबल हो गया है, ये भी डबल हो गया है, कॉज लिस्ट और इशू भी डबल हो गया। खैर छोड़िए को मसला। प्रेयर, इस्तीदा, इस्तीदा, अच्छा जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो लास्ट में उसके हम प्रेयर लिखते हैं कि हम चाहते क्या हैं कोर्ट से, हम क्या मांगते हैं कोर्ट से, हम कौन सी चीज की दरख्वास्त करते हैं कोर्ट से, उसको प्रेयर में लिखा जाता है। सब्जेक्ट में लिखा जाता है कि हम किस इशू पर बात कर रहे हैं, प्रेयर में लिखा जाता है कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो प्रेयर को उर्दू में क्या कहते हैं? इस्तदा, इस्तदा, ठीक है जी। पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तार नाम, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मुख्तार नामा, इस्तदा भी इंपॉर्टेंट है, ये दायरा इख्तियार भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। म्यूटेशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओथ, ओथ को कहते हैं हलफ, म्यूटेशन को कहते हैं इंतकाल, मर्डर को कहते हैं कत्ल, कत्ल, मर्डर को कहते हैं कत्ल करना, इंटेंशनल मर्डर को कहते हैं कत्ल अमद, याद रखना। कत्ले अमद कहते हैं किसको? इंटेंशनल मर्डर को, मर्डर, मर्डर विद इंटेंशन, मतलब जानबूझ के किसी का मर्डर करें। वरना मर्डर को हम क्या कहते हैं? कत्ल कहते हैं। क्यों? क्यू ए टी ए एल, काफ तेल, का ताला, ठीक है जी, कत्ल। मॉर्टगेज, रहन, रहन कहते हैं मॉर्टगेज। अच्छा ये मॉर्टगेज मैंने आपको पढ़ाया नहीं, बता देता हूँ मॉर्टगेज क्या होता है। देखिए, मैंने आपसे 20 लाख रुपए उधार लिया और मैंने अपना घर आपको गिरवी रख दिया। कभी भी गिरवी, कोई चीज गिरवी रखकर, कोई चीज गिरवी रखकर किसी से पैसा या कोई भी चीज उधार लेना, उसको हम मॉर्टगेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई भी चीज गिरवी रखकर किसी से कोई पैसा या कोई भी चीज उधार लेना, उसको हम क्या कहते हैं? मॉर्टगेज कहते हैं। और मॉर्टगेज जो करता है, मतलब मैंने उधार लिया तो मुझे क्या कहेंगे? मुझे क्या कहेंगे? मुझे मॉर्टगेजर कहेंगे, मॉर्टगेजर कहेंगे, मॉर्टगेजी कहेंगे। हाँ, मैंने उधार लिया, हाँ मैं हो गया मॉर्टगेजर, और जिससे मैंने उधार लिया है वो हो गया मॉर्टगेजी, ठीक है। खाली इसमें नहीं जाना आपको, आप ये रखना है मॉर्टगेज क्या होता है।
जब भी आप किसी से कोई चीज उधार लेते हो और किसी चीज को गिरवी रखकर उधार लेते हो, वो जो गिरवी रखा होता है आपने, कोई चीज जब आपने गिरवी रखी होती है तो वो मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी, उसको हम मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है जी। मोटिव, वजह इनाद, इनाद वजह नहीं है, ये वजह इनाद है। वाव जी में जब वजह इनाद, ये आपको पीडीएफ में मैं अच्छे से वापस से रिकरेक्ट करके भेज दूंगा। माइनर, नाबालिग। मेंटेनेंस, नानो नुफ्का, नानो नुफ्का कहते हैं मेंटेनेंस को। लिमिटेशन, मियाद, किसी भी चीज की कितनी मियाद है। रिडेम्पशन, बाजियाबी, बाजियाबी। रेप, जिना बिल जबर, मतलब जबरदस्ती किसी के साथ जिना करना, उसको हम कहते हैं रेप। ठीक है जी। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, हस्बे भेजा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पढ़ाया हुआ है। हस्बे भेजा, रिट पिटीशन, आईनी दरख्वास्त। यहाँ से आप, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा रिट पिटीशन किसको कहते हैं। रिट पिटीशन किसको कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल केस कह सकते हो आप, है ना। आईनी दरख्वास्त। विटनेस, गवाह। वायलेंस, तशद्दुद। टॉट, फेल, बेजा। टॉट को क्या कहते हैं? फेल, बेजा कहते हैं। ठीक है जी। बेजा नहीं, बेजा मतलब खुद से कोई गलत करना। ठीक है जी, किसी के उसमें नहीं करना, मतलब सिविल रॉन्ग। श्योरिटी, जामिन, जिससे जमानत मिलती है। ज्यादा रखना, जमानत और जामिन कनेक्टेड है, इसलिए बेल और श्योरिटी भी कनेक्टेड है। बेल किसके बेसिस पे मिलती है? श्योरिटी के बेसिस पे। देखिए, अगर ए ने क्राइम किया, जेल में पड़ा हुआ है, सी कहता है कोर्ट को कि सर आप इसको बेल पर छोड़ दीजिए, जमानत पर छोड़ दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि मैं फलानी तारीख को इसको लेकर हाजिर होऊंगा कोर्ट में, अगर ये इसको लेकर हाजिर ना हो उसको कोर्ट में, तो आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। तो ये क्या बन गया? ये बन गया श्योरिटी, जामिन इसी को कहते हैं। ठीक है जी। सो मोटो, मैंने पढ़ा है, खुद से जब आप किसी चीज का कॉग्निजेंस लेती है कोर्ट, ठीक है, उसको सो मोटो कहते हैं, अज खुद। सुप्रीम कोर्ट, अदालत उज़्मा, यहाँ पर अलिफ डालना छोटा सा, अदालत उज़्मा पढ़ते हैं इसको। ठीक है जी। समन, सॉरी, सॉरी, सॉरी। समन किसको कहते हैं? तलबी। ठीक है जी। सक्सेशन किसको कहते हैं? जानशीनी। ठीक है जी। अब पुराने जमाने में आपने मूवीज देखी होंगी, तो वहां पर कहते थे कि मेरे राजा कहता था मेरे मरने के बाद ये वाला बेटा जो है मेरा जानशीन बनेगा, मतलब ये मेरा लीगल हायर बनेगा, सक्सेसर बनेगा, वारिस बनेगा। ठीक है जी, मेरी सल्तनत का वारिस बनेगा, जानशीन बनेगा। ठीक है जी। स्टेट, रियासत को कहते हैं रिवीजन, निगरानी। पढ़ा चुका हूं रिवीजन क्या होता है। रिव्यू, नजरसानी, रेट्रीब्यूशन, किसास, पढ़ा चुका हूं। ठीक है जी। सो आज हमारा ये जो हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट वाला सफर है, ये हो गया खत्म। ठीक है जी। हमने मैक्सिमम, मैं कहता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, जहां तक हमारा हाथ पहुंचा हमने की। ठीक है जी। इसके अलावा भी अगर मुझे लगा कि बन सकता है कुछ कहीं से, तो मैं लेक्चर ले आऊंगा। लगता नहीं मैंने कोई लीगल टर्मिनोलॉजी छोड़ी है। मेरे ख्याल से 180 के करीब मैं लीगल टर्मिनोलॉजीज करी हूँ। मुझे लगता है इतनी लीगल टर्मिनोलॉजीज किसी ने भी कराई होगी। 187, 189, कम से कम लगभग 200 के करीब, 200 के करीब मैंने आपको इंग्लिश में सिविल और क्रिमिनल लीगल टर्मिनोलॉजीज बताई, और 80 के करीब मैंने आपको उर्दू लीगल टर्मिनोलॉजीज दी। मुझे लगता है दिस इज मोर देन एनफ। और बाकी जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ा है, सबको अच्छे से पढ़िए, सब कुछ यहीं से आएगा। ठीक है। और कंसिस्टेंटली पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा फिर 2 दिन छोड़ दिया, रिकैपिचुलेट नहीं कर पाओगे। जब भी किसी से, मेरी एक हिदायत याद रखनी है, जब भी किसी सिलेबस को पकड़ो, एक साइड से पकड़ो, दूसरी साइड से निकाल दो, बीच में मतलब कंफ्यूज नहीं होना, इधर उधर नहीं भटकना है, कंसिस्टेंट रहना है, एक सब्जेक्ट को खत्म करना है, फिर दूसरे के ऊपर जाना है। या फिर अगर आप 2-3 आप साथ में कैरी कर रहे हो, तो 2-3 को कैरी करो, लेकिन
कभी भी भूल के इस चीज की गलती मत करना कि मतलब 2 दिन पढ़ा फिर 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन नहीं, कंसिस्टेंट हर दिन पढ़ना। जब आप किसी सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ते हो तो वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाता है। तो अगर मेरे पढ़ाने में या कहीं भी कोई कमी रही हो उसके लिए सॉरी, बट आई एम योर टीचर। तो सपोर्ट करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को भी और मेरी टीचिंग को भी, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूं आपके लिए, है ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। याद रखिए इसको फॉलो करना नहीं भूलिएगा यूट्यूब पर, ठीक है जी। एडवोकेट शौकत मीर, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। इसको यूट्यूब पे फॉलो करना है, सपोर्ट दिखाना है, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस लेकर आऊं। और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है पीडीएफ्स के लिए, ठीक है जी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय and best wishes for the examination and your future endeavors. Thank you.